Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ। और इसका आज ये 12वां सत्र लेक्चर नंबर 12 है, जिसका टाइटल है क्लिनिकल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस। और अपने इस सत्र में आज हम जो चर्चाएं करेंगे उसकी एक मुख्य हाईलाइट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो सबसे पहले हम एक जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी चर्चा हम आज करेंगे वो है OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके बाद जो हम दूसरी प्रमुख चर्चा करेंगे वो होगी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, यानी डिप्रेशन की हम चर्चा आज करेंगे। उसके बाद हम क्लिनिकल साइकोलॉजी किस तरह से उपयोग में लाई जाती है और किस तरीके से इसके द्वारा हम जो भी लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी हेल्प की जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उस पर भी हम एक विशेष चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में। तो हम अपने इस सत्र को अब आगे बढ़ाते हुए जो हमारी पहली चर्चा है जिसमें हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करेंगे। और जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को परिभाषित करना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कहेंगे दैट OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट ऑब्सेशंस और कंपल्शंस दैट आर इनऑर्डिनेटली टाइम कंज्यूमिंग और दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर इस तरह की जो समस्या है OCD की यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, इसमें दो बहुत ही प्रमुख शब्द हैं, यानी एक ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्शन। और जब हम ऑब्सेशन की बात करते हैं तो ऑब्सेशन एक प्रकार का अनवांटेड थॉट होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, फ्रेज और इमेज हमारे पास मौजूद होता है। जो भी व्यक्ति इस तरह के डिसऑर्डर से सफ़र करता है उसके अंदर ये परसिस्टेंटली यानी बार बार उसके अंदर ये विचार, ये थॉट आता रहता है और इसकी वजह से वो जो व्यक्ति है वो लगातार एक प्रकार के तनाव में वो रहता है या महसूस करता है। तो ऑब्सेशन को जब हम परिभाषित करते हैं देन वी से दैट ऑब्सेशन इज एन अनवांटेड थॉट, वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट परसिस्टेंटली एंड रिपीटेडली comes into a person's mind and cause distress। इसके बाद जब कंपल्शन की हम बात करते हैं तो कंपल्शन इसी हम कह सकते हैं ऑब्सेशन की वजह से जनरेट होने वाला एक प्रकार का हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। और ये एक रिपीटेटिव यानी कि बार बार दोहराया जाने वाला एक ऐसा हमारा बाध्यकारी हमारा एक बिहेवियर होता है जो हम ना चाहते हुए भी कंटिन्यूअसली उसको करते रहते हैं, जब तक कि हमारा अपना एक जो रिचुअल है यानी कि एक प्रकार के रीति के अनुसार हम इसको करते हैं। जब भी कोई इस तरह का कह सकते हैं कोई थॉट आएगा हमारे अंदर जो ऑब्सेशन के फॉर्म में होगा तो एक कंपल्सिवली एक हमारा एक रिपीटेटिव बिहेवियर, एक रिचुअल बिहेवियर हम इनिशिएट करेंगे वहाँ पर। तो कंपल्शन को इस तरह से कंपल्शन को हम जब परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं दैट कंपल्शन इज अ रिपीटेटिव एंड सीमिंगली पर्पसफुल बिहेवियर परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अनकंट्रोलेबल अर्जेस और अकॉर्डिंग टू रिचुअलिस्टिक और स्टीरियोटाइप्ड सेट ऑफ रूल्स। यानी कि अभी तक जो हमने दोनों की परिभाषाएं देखी, ऑब्सेशन की भी और कंपल्शन की भी, इसमें हम जो मुख्य बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ऑब्सेशन के दौरान हमारे अंदर बहुत से ऐसे थॉट्स आएंगे उस व्यक्ति के अंदर जो इससे सफ़र कर रहा है, वो ये उसको लगेगा कि
कहीं ना कहीं जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो उसके दिमाग में चल रहे हैं और वो कई बार उसको ये इसकी वजह से लगता रहता है कि कोई खतरा हो जाएगा या किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की उसके माइंड में कुछ थॉट्स चलते रहते हैं और ये एक ऑब्सेशन का रूप ले लेते हैं और इसकी वजह से वो व्यक्ति इससे काउंटर करने के लिए कुछ बिहेवियरल रिचुअल्स करता है, यानी कि वो कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर करेगा। वो रिपीटेटिव बिहेवियर जो होगा वो एक रिचुअल के तौर पे, यानी वो उसको एक जब तक कि वो पूरा ना कर ले, जैसे अगर वो नंबर काउंटिंग ही करेगा तो वो एक निश्चित संख्या तक जब तक काउंटिंग नहीं कर लेगा वो अगला कोई भी कार्य वो व्यक्ति नहीं करेगा। उसी तरह से इस तरह के लोग जब ताला बंद करते हैं घर का तो वो कई बार ताला बंद करेंगे, खोलेंगे, वो जब तक खुद पर्सनली सेटिस्फाई नहीं हो जाते। और ये सेटिस्फैक्शन कब आएगा कि वो इस काम को, यानी जो ये कंपल्शन है जो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो कब ख़त्म होगा, ये वो उनको ये चीज़ खुद भी इस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये उनके लिए बाध्यकारी, यानी ये कंपल्शन की तरह हो जाता है। और ये जो पूरा एपिसोड है ओसीडी का, इसमें एक और प्रमुख बात जो है जो यहाँ पर हमें ध्यान देनी चाहिए कि ओसीडी के दौरान उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये इंसाइट, यानी कि उसको ये आभास होता है कि ये जो पूरा मैं जो चाहे वो अनवांटेड थॉट्स की बात करें या वो कंपल्सिव जो उसका एक्शन है, जो बिहेवियर में उसके जो मैनिफेस्ट होता है, यानी कि जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स या जो रिचुअल्स वो कर रहा है, वो सभी कहीं ना कहीं उसके बारे में वो अवेयर होता है वो व्यक्ति कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ये मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है या सही नहीं है। पर फिर भी वो एक, हम कह सकते हैं कि वो इतना उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है, वो उस थॉट से और उस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड और कंपल्सिव फील करता है कि वो उसको करता ही है ना चाहते हुए भी। तो यानी कि उस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास होते हुए भी कि उसे ये करना नहीं चाहिए या उसके लिए ज़रूरी नहीं है करना, फिर भी वो ये चीज़ करता है। और इसकी वजह से जब ये सीवियर लेवल पर पहुंच जाता है तो इंडिविजुअल्स इसकी वजह से जो उनकी डेली लाइफ, जो रूटीन लाइफ है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो बहुत नेगेटिवली प्रभावित होती है। और ऐसे में वो जो अपने रूटीन काम है, जो उनकी हम कह सकते हैं कि और चीज़ों में जो उनका एंगेजमेंट होना चाहिए, वहाँ से उनका ध्यान हट करके इस तरह की चीज़ों में चला जाता है। और इसकी वजह से न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ बल्कि उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी वर्क लाइफ, सभी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं जो मेजर डायमेंशंस टू द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, यानी जो ओसीडी के जो लक्षण हैं उनके 4 प्रमुख कैटेगराइजेशन हैं, 4 प्रमुख उसके डायमेंशंस हैं। उसमें जो पहला है दैट इज ऑब्सेशन एसोसिएटेड विद चेकिंग कंपल्शंस, यानी इस तरह के जो लोग होते हैं वो बार बार ये एश्योर होना चाहते हैं कि जो कार्य उन्होंने किया है वो पूरी तरह से ठीक हुआ है कि नहीं। जैसे मैं अभी आपको ये उदाहरण दे रहा था कि वो जब ताला बंद करेंगे तो वो उस ताले को फिर से खोल करके फिर बंद करेंगे, और ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक कि उनको ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता कि उन्होंने ताला ठीक से बंद किया है। और यहाँ पर इस चीज़ का ताला बंद होने से बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उनका एक अपने पर्सनल लेवल पर जो सेटिस्फैक्शन उनको होता है वो सिर्फ तभी होता है जब वो ये फील करें या वो ये जब एश्योर हो जाएं कि जो मैंने कार्य किया है वो बिल्कुल सही हो गया है। तो ऐसे में जैसे इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो और भी कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर वो उसको बार बार रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक वो पूरी तरह से एश्योर ना हो जाएं कि उन्होंने जो कार्य किया है अब वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, वो बिल्कुल सही है और अब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब इस तरह के बिहेवियर में कोई भी व्यक्ति एंगेज होगा तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, और साथ ही साथ जब कोई दूसरा व्यक्ति जो सामने होगा जब वो उसके इस बिहेवियर को देखेगा तो वो इरिटेटेड भी फील करेगा, वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव राय भी बना सकता है। तो ये ओवरऑल ये कहीं ना कहीं उनका ये बिहेवियर उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उनके रूटीन लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके बाद
जो अगला डायमेंशन है दैट इज हैविंग थिंग्स सिमेट्रिकल एंड इन ऑर्डर। इस तरह के लोगों को एक और उनके अंदर टेंडेंसी देखी जाती है और वो ये है कि वो चीज़ों को एकदम यथास्थान जैसे वो चाहते हैं उसी प्रकार से रखेंगे और उनको एक तारतम्यता में, यानी कि एक क्रम में या एक प्रकार की एक सिमेट्री में वो उसको देखना चाहते हैं या उसको अरेंज करना चाहते हैं। अब ऐसे में ये जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर, जैसे जिस कमरे में रहेंगे या जिस घर में रहेंगे या जिस भी सेटिंग में, चाहे वो अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, इनको चीज़ें एक क्रम में रखने की आदत होती है। इनको उसी प्रकार से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इनको पसंद होता है, इनको चाहिए होता है। तो ये उस व्यवस्था को जब तक ये अचीव नहीं करते तब तक ये डिस्टर्ब महसूस करते हैं और ये उस चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट आता है कि अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा या इसके कुछ बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स भी इन चीज़ों के साथ, इस तरह के बिहेवियर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद हैविंग थिंग्स क्लीन, यानी कि इस तरह के लोगों को बहुत अत्यधिक सफाई करने की भी उनके अंदर टेंडेंसी होती है और वो चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको साफ करने का, उसको चमकाने का प्रयास करते हैं और इस वजह से उनके अंदर ये भी भय होता है जो जिसकी वजह से वो बार बार वॉशिंग करते हैं या क्लीनिंग की जो उनकी टेंडेंसी है, और वो होती है उनके अंदर जो भय है बिकॉज ऑफ जर्म्स या इन्फेक्शन। यानी उनके अंदर ये एक फियर हमेशा बना रहता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर सफाई नहीं की, प्रॉपरली उन्होंने अपने, चाहे वो हैंड वॉश की बात करें या उनके बॉडी वॉश की बात करें या किसी भी उनकी पर्सनल हाइजीन से संबंधित या जो भी वो सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बर्तन हो, इस प्रकार के जो भी उनके जो लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको सिग्निफिकेंट लगती हैं, वो उन सभी को एक्सेसिवली वॉश करते हैं, एक्सेसिवली क्लीनिंग करते हैं उसकी, और वो तब तक उस चीज़ को क्लीन करेंगे। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लीनिंग के प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि अब ये पूरी तरह से क्लीन है। ऐसे में वो अगर हैंड वॉश कर रहे हैं तो इट मे बी फॉर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, डिपेंडिंग, कि जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए, उसे ये जब लगे कि हाँ मेरे हैंड वॉश के बाद अब मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ, तब जा कर के वो इस कह सकते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर को रोकते हैं। इसके बाद उनके अंदर एक और तरह की जो आदत देखी गई है, दैट इज दे हैव अ बिहेवियर इन विच दे होर्ड थिंग्स, यानी कि वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जबकि उन्हें चीज़ों को फेंक देना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जब वो बेकार हो जाती हैं या आउटडेटेड हो जाती हैं या हमारे लिए अब वो किसी तरह की उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, तो ऐसी चीज़ों को हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी उनको हम अपने पास से हटा देते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो OCD से ग्रसित होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर टेंडेंसी एक डेवलप हो जाती है टू होल्ड थिंग्स, यानी कि वो चीज़ों को अपने पास होल्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इसकी वजह से वो जहाँ रहते हैं वो अक्सर देखा गया है कि वो एक बड़ा सा अंबार वहाँ लगा लेते हैं जो कि एक दूसरे व्यक्ति को कूड़े के समान प्रतीत होगा, यानी उसको लगेगा कि ये इन्होंने यहाँ पर पूरा जंकयार्ड बना रखा है, परंतु वो अपनी उस एक एक चीज़ को लेकर के इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो उसको फेंकते भी नहीं, ना ही डिस्कार्ड करते हैं। तो इस प्रकार की भी टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं या इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो OCD से सफ़र करते हैं। तो इसमें से कुछ भी सिम्टम्स, यानी कोई एक या इनके कुछ कॉम्बिनेशंस उनको हो सकते हैं। तो इस प्रकार के यूजुअल सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, और चूंकि हमने देखा कि अभी तक जो भी अनयूजुअल सिम्टम्स, यहाँ पर जो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से एक रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है और कहीं ना कहीं उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से उनका जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो नेगेटिवली प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, और उनके ही लिए नहीं, सिर्फ उनकी इन आदतों की वजह से जो उनके परिवार वाले हैं या उनसे संबंधित जो भी लोग हैं जो या तो उनकी केयर करते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं, वो सभी लोग आगे चल करके इस तरह की उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, और वहाँ उनको जो पॉसिबल
ट्रीटमेंट्स वहाँ पर जो सजेस्ट की जाती हैं, जो ऑफ़र की जाती हैं, उसमें से एक है दैट इज़ अगेन मेडिकेशन। और मेडिकेशन में उनको क्लोमिप्रामीन एक प्रकार की जो मेडिसिन है ये उनको दी जाती है ताकि उनके अंदर जो ये एक्सेसिव जो उनकी स्पेशली जो कंपल्शन वाली जो उनकी जो हैबिट्स हैं, वो जो रिपीटेटिव हैबिट्स हैं, जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जो करने की उनको बाध्यकारी जिसके लिए वो हो जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करती है। और साथ ही साथ SSRIs जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, वो मेडिसिन्स जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं उनकी ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं। बट अगेन यहाँ पर जैसा मैंने पिछले सत्र में भी आपको बताया था कि यहाँ पर फिर से मेडिकेशन कितनी यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है और कितनी समय तक यूज़ करनी है, ये सभी जो फैसले होते हैं ये केस टू केस डिफ़र करते हैं। और ये जो मेडिसिन्स हैं ये दे आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी 100% कि वो उनका रिजल्ट जो मिलेगा वो 100% एफिशिएंट होगा या वो हर स्थिति में कारगर होंगी। ये हमेशा सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिम्टम्स टू सिम्टम्स वेरी करता है। तो ऐसे में मेडिकेशन को अक्सर साइकोथेरेपी और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनसे भी इनको कहीं ना कहीं एसोसिएट किया जाता है या उसके साथ जोड़ करके इनको इंडिविजुअल को दिया जाता है। इसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अगेन यहाँ पर बहुत ही हम कह सकते हैं फ्रूटफुल होती है। इस तरह के जो OCD के केसेस होते हैं इसमें उन व्यक्तियों को अपने इन ऑब्सेशंस को चैलेंज करने के लिए, उनको लॉजिकली काउंटर करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अपने अंदर आने वाले इन ऑब्सेशंस को, जिसको कि वो कहीं ना कहीं खुद भी ये मानते हैं कि इससे उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको चैलेंज करने के लिए उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाता है और उनको ये उनके रूटीन बिहेवियर में ये लाने का प्रयास किया जाता है कि अगर उन्होंने जो उनका कंपल्शन है, जो रिचुअल एक्टिविटीज़ वो रिपीटेटिवली कर रहे हैं, अगर उसको वो न भी करें तो उससे किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और ऐसा उनको एक दो बार उनके साथ करके उनको ये एक्सपीरियंस कराने का भी प्रयास किया जाता है और इस तरह से उनके अंदर ये लर्निंग डेवलप करने का प्रयास किया जाता है कि आप अगर इसको न भी करें तो भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा। यानी जो जर्म्स को लेकर के अगर वो एक्सेसिव वॉशिंग की बात हो या किसी प्रकार का कोई जो एक्सेसिवली वो चीज़ों को बार बार चेक करते हैं, तो इस तरह की जो उनकी आदतें हैं उनको कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से थ्रू लर्निंग प्रोसेस उसको काउंटर किया जाता है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ अबाउट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इसको पूर्व में ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी इसको कहा जाता था। और ये जो डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जब हम इस डिसऑर्डर की परिभाषा देखते हैं तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर is a disorder in which the individual experience acute but time limited episodes of depressive symptoms। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो इसमें जो अनुभव करता है, वो जिन सिम्टम्स को अनुभव करता है वो बहुत ही एक्यूट होते हैं, यानी कि वो बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वो उनको महसूस करता है या वो उनको फेस करता है। इसके साथ ही साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो होते हैं उसको हम कह सकते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर पीरियड इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंटेंस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स accompanying फीलिंग्स ऑफ ओवरवेलमिंग सैडनेस। अब ये जो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर हम देख रहे हैं कि जो इस तरह के एपिसोड को एक्सपीरियंस करता है वहाँ पर वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसके अंदर ये फीलिंग होगी जहाँ पर वो बहुत अत्यधिक उदासीनता महसूस करेगा या बहुत अधिक दुखी वो महसूस करेगा खुद को। तो इस तरह के जो एपिसोड्स होते हैं यूजुअली ये
2 से 3 हफ्ते तक ये एपिसोड रहता है। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो व्यक्ति एक एपिसोड जब उसको फेस करता है तो ये आगे चल करके ये एपिसोड रिकर भी हो सकता है। यानी कि ये इस तरह का जो एक एपिसोड वो फेस करता है वो दोबारा से उसको फेस करने की एक हम कह सकते हैं कि चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को हम कब ये मानेंगे कि उसने एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उसने अभी फेस किया या वो उससे गुजर रहा है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। और वो जो क्राइटेरिया हैं वो उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसमें टोटल जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि 9+2 यानी कि 11 टोटल क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 जो कि जो व्यक्ति है वो डिप्रेस्ड उसका मूड होगा एंड दैट विल बी फॉर द मोस्ट ऑफ द डे, यानी कि वो पूरे दिन डिप्रेस्ड मूड में रहेगा। यानी एक उदासीन उसका जो पूरा मूड होगा वो पूरे दिन लगभग उदासीन रहेगा। उसके बाद सेकेंड जो सिम्टम है दैट इज मार्केडली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और मोस्ट डेली एक्टिविटीज़, यानी कि वो व्यक्ति अपनी जो रोज़मर्रा की उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके रोज़मर्रा में इंटरेस्टिंग वर्क्स होते थे, उनमें भी अब उसका मन नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड जो सिम्टम के बाद थर्ड इज सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड वेट लॉस और अनयूजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन एपेटाइट, यानी कि वज़न का अनइंटेंडेडली मतलब बिना किसी कारण के उसका जो वज़न होगा वो घट जाएगा या फिर जो उसकी जो डाइट होगी वो या तो बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये बिना किसी हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रीज़न के और बिना किसी और अनदर रीज़न के ये चीज़ें होंगी। उसके बाद एक और इससे रिलेटेड जो सिम्टम होगा जो इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, यानी उस व्यक्ति को या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी और या फिर बहुत अधिक उसको नींद आएगी। उसके बाद साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स, यानी कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके जो शारीरिक जो उसकी जो मूवमेंट है वो इस प्रकार की हो जाएंगी कि दूसरे लोग भी उसको देख करके आसानी से ये बता पाएंगे कि वो बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है या किसी भी तरीके से जो उसका शरीर है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इसके बाद फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि व्यक्ति के अंदर अत्यधिक थकान उसको महसूस होगी या उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। इसके बाद फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, उस व्यक्ति को ये लगेगा कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ है और उसको बेवजह गिल्ट महसूस होगा, यानी उसको बिना किसी कारण के उसको अपने ऊपर गिल्ट महसूस होगा। तो इस तरह की वो सिचुएशन फेस करेगा। इसके बाद जो व्यक्ति होगा उसको अपना कंसंट्रेशन बनाने में उसको दिक्कत आएगी और वो डिसीजंस लेने में भी असहाय महसूस करेगा खुद को। तो इस तरह के जो व्यक्ति होंगे उनको डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग कंसंट्रेशन और मेकिंग डिसीजंस। इसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है दैट इज़ रिकरेंट थॉट्स, प्लान्स और अटेम्प्ट्स। इस तरह के जो उसके अंदर विचार आएंगे वो यूजुअली कहीं ना कहीं सुसाइड से संबंधित होंगे, जहाँ पर कि वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच सकता है या प्लान कर सकता है या फिर वो एक अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो ये भी इसका एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसके बाद ये जितने भी सिम्टम्स हैं दे आर नॉट अट्रीब्यूटेबल टू अ मेडिकल कंडीशन और यूज़ ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ये जितने भी सिम्टम्स अभी तक हमने जिसकी चर्चा की ये किसी भी नशीले पदार्थ या किसी भी और अन्य मेडिकल कंडीशन की वजह से उत्पन्न नहीं हुए हों, ये एक ज़रूरी क्राइटेरिया है। और इसके बाद एक और क्राइटेरिया दैट इज़ द सिम्टम्स कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, यानी कि इन सिम्टम्स की वजह से उस व्यक्ति को वास्तविकता में बहुत अधिक समस्या हो और इसकी वजह से जो उसकी रूटीन लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड हो। अब यहाँ पे जो हमने ये टोटल
जो सिम्टम्स और क्राइटेरिया देखे यहाँ पर, इसमें हम ये देख सकते हैं दैट जो व्यक्ति है वो इन सभी सिम्टम्स में से जो टॉप 9 सिम्टम्स हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स जब उसको होंगे तभी हम उसको ये मानेंगे दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड या डिसऑर्डर। उसके बाद इनमें भी ये जो 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो 2 सिम्टम हैं ये कंपल्सरीली मौजूद होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज 5 सिम्टम्स। यानी इन 5 सिम्टम के अलावा ये 2 सिम्टम्स बिल्कुल इनकी मौजूदगी आवश्यक है। यानी कि ये दोनों सिम्टम ये एश्योर करते हैं, ये क्राइटेरिया, दैट द पर्सन इज सफरिंग नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन और एनी सब्सटेंस अब्यूज, और दूसरा कि इसकी वजह से जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो उसकी रूटीन लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित हो रही है। इसके बाद इसके जो पहले दोनों क्राइटेरिया हैं उनमें से भी किसी एक का मौजूद होना आवश्यक है। यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया ज़रूर मौजूद होना चाहिए, दैट इज़ द पर्सन मस्ट फील डिप्रेस्ड फॉर होल डे ड्यूरिंग दिस फेज, और उसके बाद आइदर कि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करता था इसके पहले, जिसमें उसको इंटरेस्ट था, जो उसकी रूटीन लाइफ थी, अब उसको करने में बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया हैं कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति को उसकी जो कैटेगराइजेशन, जो उसकी डायग्नोसिस है एज अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर करने में, ये क्राइटेरिया हमें हेल्प करता है एज ए प्रोफेशनल कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तब हम कहेंगे कि द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इसके बाद हम बात करेंगे एक मॉडल की दैट वाज प्रोवाइडेड बाय बेक, और इन्होंने जो कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन दिया, उन्होंने उसमें ये समझाने का प्रयास किया कि दैट किस तरह से जो फैक्टर्स हैं, स्पेशली कॉग्निटिव फैक्टर्स, संज्ञानात्मक जो कारक हैं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन और दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर। उसमें बेक ने जो प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर कुछ डिसफंक्शनल बिलीव्स मौजूद होते हैं, यानी कि वो हमारे पास होते हैं। उन इंडिविजुअल्स की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं या जो डिप्रेशन के प्रोन हैं। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर डिसफंक्शनल बिलीव्स, जिसको डिप्रेसोजेनिक स्कीमास भी कहते हैं, यानी ये स्कीमास एक प्रकार का मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम अपने वर्ल्ड को और जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने माइंड में। उसी तरह से डिप्रेसोजेनिक का मतलब ये होता है कि हमारे जो थॉट्स होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोन टुवर्ड्स डिप्रेशन होंगे, और इस तरह के जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी ये एक प्रकार की इस तरह की एक टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि हम चीज़ों को नेगेटिवली देखने के लिए या सोचने के लिए कहीं ना कहीं वी आर प्रोन टुवर्ड्स नेगेटिविटी। तो बेक बात करते हैं डिसफंक्शनल बिलीव्स की। जैसे उसमें से अगर मैं एक उदाहरण यहाँ पर लूँ तो कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि अगर मेरे सभी जो मेरे दोस्त हैं वो सभी अगर मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एक डिसफंक्शनल बिलीफ है, क्योंकि हम और आप अपने अनुभव से ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको समान रूप से सभी लोग पसंद करें, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें पसंद भी करेंगे, जो हमें नापसंद भी करेंगे, तो वी हैव टू एडजस्ट इन बिटवीन। तो लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डिसफंक्शनल बिलीव्स उनके अंदर होते हैं, जहाँ पर कि वो ये इरेशनल थॉट्स उनके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसके बाद बेक बताते हैं दैट देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, यानी इन व्यक्तियों के अंदर जो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ऑटोमेटिक होती है। यानी कि जब भी वो किसी सिचुएशन को एनकाउंटर करेंगे तो वहाँ पर वो नेगेटिव
जो फीलिंग्स होंगी या जो नेगेटिव वहाँ के थॉट्स होंगे या जो नेगेटिव मैसेज होगा उसको वो ऑटोमेटिकली परसीव करेंगे और किसी भी सिचुएशन में इनके अंदर उस सिचुएशन को लेकर के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। इसके बाद बेक जो बात करते हैं वो है नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड की, और यहाँ पर जो वो बताना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट कि इस तरह का जो ट्रायड है, यानी ये एक प्रकार का त्रिकोण है जिसमें एक तरफ व्यक्ति खुद है, दूसरी तरफ उसका वर्ल्ड है और तीसरी तरफ उसका फ्यूचर है, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे व्यक्ति के अपने खुद के जो थॉट्स हैं, और वो ये हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने जो उदाहरण लिया मैं उसको फिर से यहीं पर दोहराता हूँ कि अगर व्यक्ति ये सोचे कि सभी जो उसके लोग हैं, जो मित्र हैं, कहीं ना कहीं वो उसको पसंद नहीं करते, यानी कि जो फ्रेंड्स हैं वो उसको लाइक नहीं करते, ऐसे में जो ये उसका वर्ल्ड है, यानी ये उसका रिप्रेजेंटेशन है उसके आउटर वर्ल्ड का, तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो अगर किसी भी तरीके से उसमें कोई भी एक व्यक्ति होगा जो कि उसको अगर लाइक नहीं करता, तो अगर यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी उसके दोस्त या उसके जो भी साथ लोग हैं, अगर वो उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, पर अगर उसको कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति नहीं लाइक कर रहे हैं अगर उसको कुछ एक व्यक्ति या कुछ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी अगर उसको लाइक नहीं कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन को भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंस देगा और वो उसके वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर, और फ्यूचर के लिए जो उसका परसेप्शन होगा या जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी दैट विल बी लाइक कि अब मेरे फ्यूचर में नथिंग गुड विल हैपन, या मेरी जो लाइफ है दैट इज़ नॉट वर्थ, यानी अब मेरे लिए जीवन में कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और इस वजह से ये जो एक प्रकार का हम देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड उस व्यक्ति ने अपने लिए बना लिया है। उसके सबसे पहले डिसफंक्शनल बिलीव्स, उसके बाद उन डिसफंक्शनल बिलीव्स को कहीं ना कहीं वो मजबूती मिलती है क्योंकि उसके आसपास वो उस तरह के एविडेंस खोजता है या उस तरह के जो हैपनिंग्स हो रही हैं उन पर उसका ध्यान जाता है, और उसके बाद वो जो परसेप्शन बनाता है अपने फ्यूचर को लेके दैट इन फ्यूचर ऑल्सो नथिंग गुड विल हैपन, माई लाइफ इज़ नॉट वर्थ। तो इस तरह का जो उसका ओवरऑल एक परसेप्शन बनता है अपने आप को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उसके इस डिप्रेशन की एक मेजर कॉज होता है। तो यहाँ पर बेक 3 तरह की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो यूजुअली इस तरह के इंडिविजुअल्स में देखा जाता है। उसमें पहला है सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, यानी इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं वो केवल जो भी उनके सामने घटना हो रही है उसमें से नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वहाँ पर वो छांट के केवल उसी बात पे ध्यान उनका जाएगा जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जबकि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अच्छी हो रही हैं, बट इस टाइप के इंडिविजुअल्स दे विल ओनली फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके साथ आज पूरे दिन जो भी घटनाएं हुई और आपसे अगर कोई सवाल करता है दिन के अंत में, तो आप ये कह सकते हैं कि दैट ठीक है मेरा दिन अच्छा रहा, कुछ चीज़ें अच्छी हुई कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। बट इस तरह के जो लोग होंगे उनका पूरा फोकस केवल नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा होगा। इसके बाद आर्बिट्ररी इन्फ्रेंस, यानी कि इस तरह के लोग जो रेफरेंस बनाएंगे या जो जिस तरह की सूचनाओं पे वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे दैट विल बी कि उनका जो लॉजिक होगा वो पूरी तरह से आर्बिट्ररी होगा, यानी उसका कोई बेस नहीं होगा, निराधार ये बातें सोचते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कि अगर मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी, या कोई इस प्रकार की जो भी आर्बिट्ररी थॉट्स उनके अंदर आ सकते हैं। तो ये इस तरह के बेतुके या बिना किसी लॉजिक के जो जनरेटेड थॉट्स उनके अंदर आते हैं। सेकंड, इसके बाद जो थर्ड हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ऑल और नन रीजनिंग, यानी कि ये लोग हमेशा ये बिलीव करते हैं कि द थिंग्स शुड बी इन टोटलिटी, कि यानी कि या तो वो चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी।
जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि इनके सभी दोस्त या तो इन्हें पसंद करेंगे, या अगर कोई एक भी उसमें से नहीं पसंद कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी दोस्त इन्हें पसंद नहीं कर रहा है। यानी कि ये टोटलिटी में सिर्फ चीज़ों को देखते हैं कि या तो कोई चीज़ है या फिर नहीं है, यानी कि चीज़ें हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। और हम सभी ये चीज़ को समझते हैं कि चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें जैसी चीज़ें हैं उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है। तो इस प्रकार का जो ओवरऑल एक मॉडल बेक ने प्रेजेंट किया रिगार्डिंग डिप्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इसमें आगे जो कॉन्सेप्ट है इन डिप्रेशन, दैट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और ये दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मार्टिन सेलाइमन, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको प्रपोज किया था, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एनिमल्स वहाँ पर जिनके ऊपर ये स्टडी की जा रही थी, और उस एक्सपेरिमेंट में जब उन्हें अनकंट्रोलेबली शॉक दिया गया तो कहीं ना कहीं वो एनिमल्स आगे चल करके उनकी ये टेंडेंसी बन गई कि वो जब उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे, उस सिचुएशन से वो चाहकर बाहर आ सकते थे, वहाँ पर वो बिल्कुल प्रयास नहीं करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सीख लिया कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हम किसी भी प्रकार से इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। तो इस तरह की जो टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हुई, दैट इज़ नोन एज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, और इसको मार्टिन सेलाइमन ने यूज़ किया टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिप्रेशन। और इसमें एट्रीब्यूशन की भी बात की जाती है, जहाँ पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जिनको हम देखते हैं उनको हम इन तीन चीज़ों पर एट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें यह देखा गया है कि दैट व्हेन वी एट्रीब्यूट दोज फैक्टर्स टू बी कॉज्ड इंटरनली, देन ग्लोबल, यानी कि वो हमारी लाइफ में हर जगह हमको वही लगेगा। दूसरा और तीसरा कि वो स्टेबल, यानी कि हमें लगेगा कि अब ये सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं होगी, ये जो नेगेटिव स्थिति है ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। तो इस प्रकार का जब हमारा एट्रीब्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिविजुअल्स में लर्न्ड हेल्पलेसनेस आ जाती है, और वो कहीं ना कहीं प्रयास करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी टेंडेंसी है टुवर्ड्स डिप्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी कभी कभी एक व्यक्ति के लिए डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं, और उसमें से पहला है डेथ ऑफ लव्ड वंस, और दूसरा कारण है इंडिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जैसे लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और होम। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स हैं, यानी इंडिविजुअल का उसमें खुद कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, परंतु उसके बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धकेलती हैं, या उस तरह की हम कह सकते हैं उसके अंदर टेंडेंसी डेवलप करती हैं। इसके बाद डिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स, यानी उस व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी या सोशल स्किल्स उसके, जिसकी वजह से अगर इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो दूसरों के साथ सही तरीके से मिलता जुलता नहीं है, या फिर वो अपनी फैमिली में जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है फैमिली का वो डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मे बी इट मे कॉज टू सम टेंशन और डिवोर्स लेटर ऑन। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं ये सब भी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक हमने जो क्राइटेरिया पीछे डिस्कस किया है कि जो टॉप 9 सिम्टम्स उसमें थे प्लस जो लास्ट के 2 सिम्टम्स थे, उसमें कुछ शर्तें हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी भी इंडिविजुअल को ये उसको डायग्नोज नहीं करेंगे दैट द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव एपिसोड। और इस तरह के एपिसोड्स जब रिकर होते हैं तब हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स से अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, कुछ डिसरप्शन ज़रूर आता है, बट इंडिविजुअल्स हैव दिस कैपेसिटी टू बाउंस बैक, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे
इन चीज़ों से, इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं या आफ्टर सम स्ट्रगल वो बाहर आ जाते हैं। बट जो डिप्रेशन के प्रभाव में हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने में, और इसके साथ ही साथ न केवल बाहर आने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं बल्कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी देखी जाती हैं। इसलिए इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू डिप्रेशन, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाती है। उसका किसी एक्सपर्ट या किसी, हम कह सकते हैं, प्रोफेशनल के पास जाना, उनसे हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ जो अवेलेबल हैं उसमें एक है मेडिकेशन अगेन, एंड इसमें यूज़ किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट को। उसके अलावा अगेन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो मेडिसिन ये कार्य करती हैं उनको यूज़ किया जाता है। देन सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की मेडिसिन्स को। देन सीबीटी, अगेन यहाँ पर जो हम जिसकी चर्चा बार बार कर चुके हैं, वहाँ उसी तर्ज पर यहाँ पे भी सीबीटी का इस्तेमाल उन इंडिविजुअल्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा बिहेवियरल एक्टिवेशन ट्रीटमेंट, इस प्रकार की ट्रीटमेंट में जो ये इंडिविजुअल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये उनके बिहेवियर में उनके साथ ये कोशिश की जाती है कि उनको ऐसे टारगेट्स दिए जाएं, उनको इस प्रकार से उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस किए जाएं ताकि वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद उनको किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड या कोई रिकॉग्निशन, या ये इस प्रकार की जो थेरेपिस्ट उनके साथ, हम कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें, उनको दोबारा से एक्टिवेट कर सकें, सो दैट कि वो अपनी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ अब जो करने में का उनका मन नहीं लग रहा है या फिर दे आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, इस प्रकार की जो उनकी टेंडेंसी डेवलप हो रही है वो उसको काउंटर करने के लिए उनको अगेन बिहेवियरली एक्टिवेट करने का वहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि इस तरह के डिसऑर्डर में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि साइकोथेरेपी या जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो किन लोगों को दिया जाता है या किन परिस्थितियों में दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं, जैसे हमने जितनी भी अभी तक चर्चाएं की, जितने भी हम लोगों ने क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की बात की, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हमने बात की, उसमें हमने देखा कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि जब आप कभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करेंगे या इस तरह की जो भी बिहेवियरल डिसऑर्डर से रिलेटेड या एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड जब कोई कोर्स करेंगे आप या कोई पढ़ाई आप करेंगे, तो वहाँ पर आप और ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप और ज़्यादा फेमिलियर होंगे। उनकी डिटेल्ड में उनके कॉज और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, देन यू विल नो किस प्रकार से जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि लंबे समय तक बनी रहती हैं, उस तरह की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वैसी तमाम जो एक तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वहाँ पर ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती है। और यूजुअली 3 तरह के प्रमुख केस होते हैं जो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स को जिस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। उसमें जो पहला है दैट इज़ इंडिविजुअल्स हु आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो रियली में किसी ना किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो उनकी लाइफ है कहीं ना कहीं उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो खुद जाकर के रिपोर्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जब उनको अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत आने लगती है, देन दे अप्रोच द प्रोफेशनल्स। तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें जो प्रेवलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अमंग द इंडिविजुअल्स वो 1 to 12% के बीच में वेरी करता है, और स्पेसिफिकली USA में ये और ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि दैट साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अक्रॉस द ग्लोब ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाती हैं। तो
इस तरह के सभी इंडिविजुअल्स जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, दे ऑल कम अंडर द परव्यू ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो उन सभी को ये सर्विसेज दी जाती हैं। इसके बाद एक और जो टेंडेंसी देखी गई है लोगों के अंदर, दैट इज़ दे आर ऑलवेज रिलेक्टेंट इन सीकिंग हेल्प। और स्पेशली इसमें जो मेन पॉपुलेशन है, यानी जो मेल पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा रिलेक्टेंट होती है। और इसके कुछ कल्चरल रीजंस भी होते हैं, और इसका जो एक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो मेल जो मेंटेलिटी होती है, जिसको हम मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न होता है कि इस तरह के जो देखा गया है टेंडेंसी इन मेल पॉपुलेशन कि वो रिपोर्ट नहीं करते इस तरह की प्रॉब्लम्स को। और इसका एक दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी है कि दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशनल फीलिंग्स एंड देयर ओन इमोशनल डिस्ट्रेस, और वो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं पहचान पाते एज कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर रिलेक्टेंस होता है, यानी एक झिझक होती है, एक उनके अंदर एक प्रकार का कहीं ना कहीं उनके अंदर अवरोध उत्पन्न होता है कि वो किसी एक्सपर्ट से जाकर मिलें या उनको जाके बताएं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो ये इस तरह के भी कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, बट वो प्रेशर करने के बाद या किसी के परसुएशन के बाद या उनके पुश किए जाने के बाद इस तरह के लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं। इसमें चिल्ड्रंस के भी केस देखने को मिलते हैं जहां उनके पेरेंट्स उनको लेकर के जाते हैं विद दिस एक्सपेक्टेशन कि इनके साथ जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, द एक्सपर्ट और द प्रोफेशनल इज गोइंग टू फिक्स दैट। तो इस तरह के भी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि रूटीनली अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए तो दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी होती है, और वो वहाँ पर इसलिए पहुँचते हैं, इस तरह की वो थेरेपी या इस तरह की वो इंटरवेंशन को इसलिए वो सीक आउट करते हैं बिकॉज दे थिंक कि अगर वो इस तरह की हेल्प उन्हें मिलेगी तो जो वो रियली में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि जो उनके रियल एम्बिशंस हैं फ्रॉम द लाइफ, वो उसको पाने में उन्हें हेल्प होगी, यानी कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह के भी कुछ केसेस, इंडिविजुअल केसेस अक्सर थेरेपिस्ट के सामने आते हैं। अब थेरेपिस्ट के सामने जो केसेस आए हैं उसकी सक्सेस के लिए, यानी कि एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट, यानी कि एक वो व्यक्ति जिसको वो समस्या है और वो एक्सपर्ट जो उस समस्या को दूर करने के लिए अपनी सर्विसेज देगा या अपने एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करेगा, उनके बीच में किस तरह का जो अलायंस होना चाहिए ताकि जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। तो इसके लिए कुछ की एलिमेंट्स होते हैं विच वी विल डिस्कस हियर। उसमें पहला है कि दैट दे शुड हैव अ सेंस ऑफ वर्किंग कोलैबोरेटिवली ऑन द प्रॉब्लम, यानी कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसके अंदर भी और जो थेरेपिस्ट है उन दोनों के अंदर मिल के कार्य करने की एक सेंस होना चाहिए, एक इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, तभी जो आउटपुट आएगा दैट विल बी बेनिफिशियल। इसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट, यानी दोनों के बीच में इस बात को लेकर के सहमति होनी चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों हैं, उनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, या वो अपनी ओवरऑल जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। देन देयर शुड बी एन अफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट, यानी कि जो पेशेंट है और जो थेरेपिस्ट है उनके बीच में एक अफेक्टिव बॉन्ड जो कि स्पेसिफिकली इन दिस सेंस वो ट्रस्ट के रूप में इस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी कि पेशेंट को अपने थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर एक प्रकार का उसका जो, बिकॉज वहाँ पर वो पर्सन अपने आप को ओपन अप करेगा तो उसके लिए उसे ट्रस्ट करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इन दोनों के बीच में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी बात सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके, अपनी समस्याओं को सही तरीके से बता सके। तो ये जिम्मेदारी थेरेपिस्ट की बनती है कि वो एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा वहाँ पर माहौल क्रिएट करे सो दैट कि पेशेंट अपनी समस्याओं को सही तरीके से, सहज तरीके से सामने रख सके। तो एक बेटर कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो थेरेपिस्ट को लगता है
वो भी अपनी बात को या अपने एडवाइस को या अपनी जो भी उसके व्यूज़ हैं उनको वो क्लियर कट वो कन्वे किए जाने चाहिए क्लाइंट को। इसके साथ ही साथ शेयर्ड एक्सपीरियंस इन बैकग्राउंड्स, यानी कि क्लाइंट्स अगर ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट है या जो थेरेपिस्ट है वो उसकी समस्याओं को समझने में इसलिए भी सक्षम होगा क्योंकि वो उसकी समस्याओं को कहीं ना कहीं खुद भी अनुभव कर सकता है या उसके बारे में वो एक बेहतर समझ बना सकता है क्योंकि वो भी उसी बैकग्राउंड से आता है या उसी कल्चर से आता है या उसी तरह की सेटिंग से आता है। तो ये और एक प्रकार का दोनों के बीच में एक जो कल्चरल कोएग्जिस्टेंस का जो एक जो सेंस है वो डेवलप करता है और इससे दोनों के बीच में एक प्रकार की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसके बाद मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशन है ये ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइंट होता है और क्लाइंट कितना मोटिवेटेड है टू गेट द ट्रीटमेंट, और हम ये कह सकते हैं कि टू कम फॉर द ट्रीटमेंट, एंड उससे जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं यानी वो आफ्टर दिस ट्रीटमेंट आफ्टर दिस होल सेशन वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या रिजल्ट्स वो चाहता है। तो ये जो उसकी मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं ये जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है ये उसको हम कह सकते हैं अफेक्ट भी करता है और ओवरऑल जो थेरेपी का आउटकम है या जो रिजल्ट आना चाहिए उसके बाद वो इसको भी प्रभावित करता है। तो ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन दोनों के जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच के जो फैक्टर्स हैं ये ओवरऑल ट्रीटमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो हम अगली चर्चा करेंगे वो है द प्रोसेस और हाउ टू इवेल्युएट द ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल है जिसने किसी एक्सपर्ट को अप्रोच किया किसी समस्या को लेकर के, उसके बाद उसको कितना फ़ायदा हुआ यानी उसको उस ट्रीटमेंट से कितना बेनिफिट मिला, ये इवेल्युएट किया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो कुछ तरीके मौजूद हैं उनमें से एक तरीका है दैट इज़ क्लाइंट्स रेटिंग और रिपोर्ट, यानी कि वो व्यक्ति खुद जो उस समस्या से जूझ रहा है या उस समस्या को जो फेस कर रहा है उसकी अपनी रिपोर्ट या उसकी अपनी रेटिंग वो खुद ये बताएगा कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है, यानी पूर्व में वो कैसा महसूस करता था और अब वो कैसा महसूस कर रहा है। इज़ देयर एनी डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज़ फॉर बेटर, यानी कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है या पहले जैसा ही महसूस कर रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है ये जानने का कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है या जो भी वहाँ पर स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है दैट इज़ इफ़ेक्टिव। और यहाँ पर केवल अगर हम क्लाइंट की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो कई बार ये देखा जाता है कि क्लाइंट्स चूँकि वो ऑलरेडी पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फ़ायदा होगा, तो समटाइम्स वो इसलिए भी रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें फ़ायदा हो गया है। तो इस वजह से केवल क्लाइंट की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि केवल क्लाइंट की रिपोर्ट पर निर्भर होकर के हम ये फैसला नहीं ले सकते कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए और भी जो साथ में जो इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सेकंड जो तरीका होता है दैट इज़ टू गेट द क्लिनिशियंस और थेरेपिस्ट रिपोर्ट और रेटिंग, यानी कि जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट है वहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट या रेटिंग वहाँ पर की जाती है या ली जाती है, ताकि ये देखा जा सके कि उसने उस व्यक्ति में जब वो पहली बार आया था और आज में कितना डिफरेंस देख रहे हैं, सिम्टम्स में, बिहेवियर में, ओवरऑल जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें। तो इस प्रकार की उनकी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। उनका जो प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो यहाँ पर लिया जाता है इन दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द ट्रीटमेंट। और यहाँ पर भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है और वो ये है कि समटाइम्स जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटजी है या जो उनकी हम कह सकते हैं कि जो उनका पॉपुलैरिटी है उसको प्रमोट करने के लिए या बढ़ाने के लिए दे में से कि हाँ जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसको हमारी नज़र में बहुत फ़ायदा हुआ है। और समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि कुछ केसेस में कुछ एक्सपर्ट्स
किसी पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट क्लाइंट को, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसमें उनको उसकी थेरेपी करने में या उसको ट्रीटमेंट देने में बहुत अधिक डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वो जानबूझ करके नेगेटिव रेटिंग देते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट से आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यू जस्ट गो समवेयर एल्स, या फिर आप कोई और हम कह सकते हैं कि आप एवेन्यू तलाश कीजिए, हम आपकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की भी समटाइम्स इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए और डिफरेंट जो इवेल्युएटिंग मेथड्स हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए सजेशन दिया जाता है। इसके बाद जो एक तीसरा तरीका है, दैट इज़ टू ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम क्लाइंट्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी तक हम जो रिपोर्ट ले रहे थे या जो ओपिनियन ले रहे थे वो या तो क्लाइंट का था या तो थेरेपिस्ट का था, यानी कि जो पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, अभी तक हम उनका ओपिनियन ले रहे थे। बट अब वी आर ऑल्सो सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि वो लोग जो उस इंडिविजुअल को कई डोमेन्स में देखते हैं, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में, अलग अलग रोल में, अलग अलग सिचुएशंस में उसको ऑब्जर्व करते हैं। उनके पास एक ज़्यादा इन डेप्थ हम कह सकते हैं कि उनके पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है ये बता पाने की कि वो इंडिविजुअल वाकई में उसको कितना बेनिफिट हुआ है, या इस पूरी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी से या इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस से उसको किस प्रकार के फ़ायदे हुए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स फैमिली और फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट की भी गुंजाइश बनती है, और वो कराई जाती है किसी अदर एक्सपर्ट से, यानी कि वो व्यक्ति भी उस प्रोफेशनल फील्ड में वो एक एक्सपर्ट है बट वो उस क्लाइंट से एसोसिएटेड नहीं है, यानी उसे उस क्लाइंट का कोई आइडिया नहीं है या उसको इस बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं है, तो ही और शी जो एक दूसरा एक्सपर्ट होगा मे बी एबल टू गिव द ऑनेस्ट थर्ड ओपिनियन। तो इसलिए इस तरह का भी प्रोविज़न है ऑब्टेन करने का एक थर्ड एक्सपर्ट का ओपिनियन, सो दैट कि यहाँ पर एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जा सके पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस का। इसके बाद एक और तरीका है एंड दैट इज़ प्री पोस्ट कंपैरिजन। और ये प्री पोस्ट कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्री का मतलब है दैट बिफोर अराइवल, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। जैसा मैंने आपको अपने पिछले सत्रों में एक सत्र में ये बताया था कि इनिशियल लेवल पर जो डायग्नोसिस का प्रक्रिया है, जहाँ पर कि हम असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल का कि वो किन समस्याओं से जूझ रहा है और उसके जो ओवरऑल जो उस समय के बिहेवियरल जो भी उसकी रिस्पॉन्सेज हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस समय के जो उसकी जो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई है वो सभी रिकॉर्ड्स चूँकि मौजूद होते हैं और उस समय के जो मेजर्स या चीज़ें उपलब्ध हैं उन सभी के स्कोर्स को उसको दोबारा से कंडक्ट करके, यानी आफ्टर द ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जैसा भी केस हो, तो इनको इन दोनों स्कोर को यानी प्री और पोस्ट स्कोर्स को जो उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट पे ऑब्टेन किए गए हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके ये देखा जा सकता है कि दैट क्वांटिटेटिवली कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, एक स्ट्रेटजी हो सकती है टू इवेल्युएट द होल ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसके बाद कुछ मेजर्स ऑफ चेंज इन सेलेक्टेड ओवर्ट बिहेवियर्स। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे वो इंडिविजुअल्स जो स्पेसिफिक फोबिया की अगर शिकायत लेके आए हों, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम शुरू में जब वो आए तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उनको बहुत ज़्यादा डर था, उनको उससे बहुत फोबिया था। तो ऐसे केस में हम उनको दोबारा से उनके सामने वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं या वो ऑब्जेक्ट से उनको एक्सपोज कर सकते हैं एंड वी कैन सी कि क्या वाकई में उनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनमें वो चेंजेस विजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि ये भी इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर अब तक ये देखा कि किस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिसेस हैं उनका जो बेनिफिट होता है वो ऐसे इंडिविजुअल्स को मिलता है
जो किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रहे हों या कहीं ना कहीं वो उससे परेशान हैं या उनकी रूटीन लाइफ में, उनकी डेली फंक्शनिंग में जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की यूज़ करके, साइकोलॉजिकल नॉलेज, साइकोलॉजिकल थियरीज़ को यूज़ करके उनकी लाइफ को बेटर बनाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं ओवरऑल एक सर्विस टू द सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ आज हम अपने इस सत्र को समाप्त करते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले सत्र में, लेक्चर नंबर 13 में। आज के इस सत्र की समाप्ति पे मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।